एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला चैप्टर विच इज सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक में इस चैप्टर का आप लोगों को कराऊंगी, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे। कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं विच आर इंपॉर्टेंट वो भी साथ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिरकार सोल्यूशन हमारे पास होता क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं वो देखेंगे। यहाँ पर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद दो लॉज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेनरी और रॉल्ट का लॉ। ठीक है, देन इज आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 हैं हमारे सिलेबस में, चारों को हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी हैं, यहाँ पर से भी न्यूमेरिकल आते हैं तो ये भी हम देखेंगे। लास्ट है हमारे पास वॉन हॉफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर के, सो दैट इन टॉपिक्स पे तो हम सबसे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड जितने टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, फिर है हमारे ये जो दो लॉज हैं इनके क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिरकार क्या है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर से क्वेश्चंस आते हैं। देन इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड लास्ट है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहां पर से जनरली 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, चलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सोल्यूशन। तो चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। तो आखिरकार ये सोल्यूशन होता क्या है, वो वाला सोल्यूशन नहीं कि ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन, ये वो वाला सोल्यूशन नहीं है, ये केमिस्ट्री का सोल्यूशन है। तो आखिरकार यहाँ पे सोल्यूशन है क्या, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। हमने दो कंपोनेंट्स ले रखे हैं, एक है सोल्यूट, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, है ना, ये ले लेते हैं। तो एक है मेरे पास सोल्यूट, इसके साथ मैंने ले लिया है सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो हमारे पास सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है। अब सोल्यूशन अगर आपको समझना है ना, तो सिंपली आप लोग शुगर को यानी कि चीनी को ले लो, किसमें, पानी में। जब आप चीनी को या नमक को घोलते हो तो क्या सिर्फ देख के आप पता लगा सकते हो कि इसमें चीनी डली है या इसमें नमक डला है, नहीं ना, क्योंकि वो तो घुल गया। तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी है, देख के हम नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो ये मतलब होता है होमोजेनस से। ठीक है, तो सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स का, और वो कंपोनेंट्स क्या है, एक है सोल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो जनरली लेस अमाउंट में मौजूद होता है, और ये वो कंपोनेंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विच dissolves, ठीक है, और which gets dissolved in another component, और वो दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट जनरली ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंस इन इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे पानी क्या है मेरा, सॉल्वेंट है, शुगर क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सॉल्वेंट है ना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो ये हमेशा जो फिजिकल स्टेट है सोल्यूशन की वो डिटरमाइन करता है। देखो शुगर क्या है, सॉलिड ना, वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड, बट जो सोल्यूशन बना जिसको हम शुगर सोल्यूशन कहेंगे, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, वो लिक्विड है ना, और वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वाटर, यानी कि हमारा सॉल्वेंट। समझ में आ गया बस, और इसमें कुछ भी अनोखी चीज नहीं है। ये है सोल्यूट, ये है सॉल्वेंट, ये है सोल्यूट, दोनों को मिला दिया तो बन गया एक मेरे पास सोल्यूशन। बस क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन समझ गए, अब क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो देखो बहुत तरीके होते हैं एक सोल्यूशन को क्लासिफाई करने के। सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, आपने कितना सोल्यूट डाला है, कम डाला है,
ज्यादा डाला है, बहुत ज्यादा डाला है। और यहाँ पे सिंपल दो चीजें हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्लास 10th तक भी आपने पढ़ा है ना, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो उसमें सिंपली होता क्या था, डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता था, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता था, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम होता था। वही चीज यहाँ पर भी है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें जो सल्यूट है वो ज्यादा है, बट डाइल्यूट में क्या है कि हमारे पास सल्यूट बहुत कम है। अगर मेरे पास सॉल्वेंट, जनरली जैसे हम पानी को लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे पानी मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, तो विच मीन्स पानी ज्यादा है, तभी तो सल्यूट बहुत ही कम लग रहा है उसके कंपैरिजन में, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। और जहां पे क्या है, हमारे पास सल्यूट बहुत ज्यादा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत कम होगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे कितने कम सल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसीलिए कलर भी पर्पल बहुत कम आया है। यहाँ पे थोड़ा और डाल दिया, ठीक है, कोई डाई ले सकते हो आप, ठीक है, कोई फूड कलर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कम डालोगे तो कम कलर आएगा, है ना, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा कलर आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है और यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स हमारे पास कम है। समझ में आ गया? यहाँ सल्यूट ज्यादा है यानी कि सॉल्वेंट कम है, यानी कि जैसे पानी लिया हुआ है, ठीक है, तो पानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे सल्यूट कम है यानी कि पानी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इधर पे ज्यादा है। समझ में आ गया? चलो, सिंपल था ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ही सिंपल ये भी है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अगर जो सॉल्वेंट है पानी है, जैसे हमने कहा ना मैक्सिमम हम लोग पानी ही लेते हैं, तो अगर सॉल्वेंट पानी है तो वो सिंपली एक्वस सोल्यूशन होगा। ये तो हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ा था। और अगर हमारे पास पानी सॉल्वेंट नहीं है तो वो नॉन एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लिक्विड सोल्यूशन होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे ना, अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो वो सॉलिड सोल्यूशन होगा, अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सोल्यूशन, और अगर गैस होगा सॉल्वेंट तो ये गैसियस सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलो, ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी, बट पानी पोलर होता है तो ये ऑब्वियसली पोलर ही सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कुछ नए टर्म्स हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशन हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें आप और ज्यादा सल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, आपने देखा चीनी डाली, घुल गई, थोड़ी और डाली, घुल गई, तो यानी कि अभी जब आपने पहली बारी डाली तो वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि और जब आप डाल रहे हो तो वो भी घुल रही है, तो विच मीन्स वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें हम सेम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज्यादा सल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जिसमें अब हम और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं बट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब मैम आप ये टेम्परेचर पे फोकस क्यों कर रहे हो इतना? क्योंकि देखो, अगर आपने पानी लिया और उसको हीट कर दिया तो वो जल्दी घुलेगा ना, ऑब्वियसली। आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी में चीनी डाली या फिर आपने गैस पे रख दिया, कहाँ जल्दी घुलेगा? जब गैस पे रख दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसीलिए हम एक फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अभी, कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे अगर मैं और सल्यूट नहीं ऐड कर पा रही हूं तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें क्या करा हमने ना, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दी। हमें और सल्यूट डालना है तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी तो मैंने यही कहा ना कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो और सल्यूट आ जाएगा, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो और सल्यूट जो है घुल गया। बट फिर मैंने क्या किया, सडनली टेम्परेचर को कम कर दिया और वो जो घुला हुआ था सल्यूट वो घुला हुआ ही है, बट ये ना बहुत अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो गया है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा भी हिलाओगे ना, तो जो सल्यूट घुल चुका था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा वापस से, और वो वापस से सॉलिड फॉर्म में बाहर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अब वो घुलेगा नहीं। इसीलिए ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंपली क्या करना है, हमें सॉल्वेंट को हीट करना है सो दैट ज्यादा सल्यूट वो घोल सके, फिर उसको बहुत ही जल्दी क्या करना है, कूल डाउन कर लेना है। ठीक है, डिस्टर्ब उसको नहीं करना है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टर्ब कर दिया तो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे वो सल्यूट के पार्टिकल्स। उसके बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सल्यूट है वो डिसॉल्व रहेगा और इसी को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया है। देख लो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड है, इसमें और नहीं ऐड कर सकते हैं। ये सुपर सैचुरेटेड हमारे पास हो गया है, यानी कि अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि ये क्रिस्टलाइज होके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, चलो,
देन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सल्यूट एडेड, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बाइनरी, क्वाटरनरी, टर्नरी, मल्टी कॉम्पोनेंट सोल्यूशन। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब दो होता है, और सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो उस केस में हम इसको क्या कह देंगे बताओ, उस केस में हम इसको बाइनरी सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर है क्वाटरनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाटरनरी का क्या होता है, चार होता है ना मतलब, तो विच मीन्स यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखो एक सॉल्वेंट है बट सल्यूट कितने हो गए, तीन हो गए। फिर है टर्नरी। ठीक है, तो टर्नरी में क्या है हमारे पास, एक सॉल्वेंट है और दो यहाँ पे सल्यूट हो गए हैं। फिर है मल्टी कॉम्पोनेंट, यानी कि बहुत सारे इधर पे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो मेरे पास सॉल्वेंट है ही और सल्यूट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि अगर आपने सिर्फ शुगर डाला है पानी में तो वो बाइनरी हो गया, शुगर के साथ मैंने सॉल्ट भी डाल दिया तो वो टर्नरी हो जाएगा, फिर उसके साथ मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है ना, या कुछ और चीजें भी डाल दी, जो आपका मन करे वो भी डाल दिया आपने, तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा। 4, 5, 6, 7 और डाल दिए हैं तो वो मल्टी कॉम्पोनेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर भी क्या कहूँ, इसको हम बेटर कहेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या है हमारे सल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक है, मैंने अभी कहा था ना कि अगर सॉल्वेंट गैस होगा तो गैशियस सोल्यूशन होगा, तो वही चीज है। देखो गैशियस सोल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकते हैं और सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास देखो सॉल्वेंट गैस है तो गैशियस सोल्यूशन, अगर लिक्विड है तो लिक्विड, अगर सॉलिड है तो सॉलिड। बट सल्यूट कुछ भी हो सकता है ना, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी, यहाँ पे भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी, एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको ऐसा रटने नहीं है, एमसीक्यू अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेज हैं तो गैसियस सोल्यूशन होगा, और आपको पता है सल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन के साथ अगर मिक्स करा है तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारे पास, लिक्विड, तो लिक्विड इन गैस टाइप का सोल्यूशन है। फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर क्या है भैया हमारे पास, सॉलिड होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इन वाटर, तो ये गैस है, लिक्विड है। ठीक है, एथेनॉल इन वाटर, दोनों ही लिक्विड है। ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड इन लिक्विड वाला आ गया। फिर देखो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यानी कि गैस इन सॉलिड, तो ये सॉलिड सोल्यूशन है। फिर है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो ये अमलगम क्या होता है, याद है क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है एक एलॉय। ठीक है, तो यानी कि इस एलॉय को हम सॉलिड सोल्यूशन भी कह रहे हैं। ठीक है, फिर है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, सेम चीज है यहाँ पर भी, समझ में आ गया है। चलिए, तो दिस इज डन, ये सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए हैं, अच्छे तरीके से समझो, सिंपल है ये भी। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हम कह रहे हैं ना, अभी हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी कहा था, तो एक कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इसका सिंपली मतलब है कि कितना सल्यूट या कितना सॉल्वेंट मौजूद है हमारे सोल्यूशन में, या फिर कितना सल्यूट मौजूद है हमारे सॉल्वेंट में। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स होते हैं जिसमें अलग अलग चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं मोलैरिटी लूंगी तो उसमें हम बात करते हैं सल्यूट कितना मौजूद है इन सोल्यूशन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। फिर है मोलैलिटी, मोलैलिटी में हम डिस्कस करते हैं कि भैया कितना सल्यूट मौजूद है इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है हमने इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी कि कितना सल्यूट एडेड है एक गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में। ठीक है, चलो फिर है सॉल्युबिलिटी। मैंने यही कहा ना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट का मैं घोल पा रही हूं, मैं ऐड कर पा रही हूं, किसमें, हमारे सोल्यूशन में। ठीक है, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है मैम, अभी तो आपने कहा था सोल्यूशन, तो बेसिकली देखो पानी जो है वो सॉल्वेंट है, तो हम उस सॉल्वेंट में कितना और ऐड कर रहे हैं, शुगर। ठीक है, इस तरीके से लर्न करो, तो कितना आप मैक्सिमम सल्यूट ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में, या फिर अगर सोल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है ना, शुगर सोल्यूशन, उसमें आप और ज्यादा क्या कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे हम टर्म सोल्यूशन भी तो यूज कर सकते हैं। सो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। एंड वी डिस्कस इट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा, जब प्रेशर चेंज होगा, तब सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। कैसे होती है अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे ऑयल है तो वो पानी में घुलता है क्या, नहीं घुलता ना, बट शुगर तो घुल जा रही है पानी में, तो यानी कि कैसा सल्यूट है, कैसा सॉल्वेंट है, इस पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर और प्रेशर पे भी करती है। ठीक है, चलो
अब देखो यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रही थी ना कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि वो क्रिस्टलाइज होके अलग से आ जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये तीन हमारे पास टर्म्स हैं। सबसे पहला है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है और जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया ये डिसोल्यूशन क्या है, डिसॉल्व होना यानी कि घुलना। तो सिंपल है कि जब सल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में तो वो डिसोल्यूशन है, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो सल्यूट पार्टिकल्स ऑलरेडी घुले हुए थे अब वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे बस। और जब दोनों ही प्रोसेस का जो स्पीड है यानी कि जो रेट है वो सेम होगी तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि जितना भैया जो सल्यूट है वो घुल रहा है पानी में, उतना ही जो सल्यूट है वो बाहर क्रिस्टलाइज होके भी आ रहा है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सब देख लिया। तो अब कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं। तो इनको ना हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी भी इनको फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तभी भी इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमें कैसा होना चाहिए, हमें इसके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वी डोंट केयर। ठीक है, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे है हमारे पास देखो वेट बाय वेट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे। अब ऐसा क्यों कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ मास तो सेम रहता है ना। क्या मास कभी चेंज होता है? नहीं। तो मास चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि इनमें मास ही आता है, इसमें वॉल्यूम नहीं आती है। ठीक है, बट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उनमें देखो वॉल्यूम आ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, मोलारिटी में भी वॉल्यूम होती है कंसिडर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम रिलेटेड है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जनरली जो वॉल्यूम है वो भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इसीलिए चेंज तो आया ना, तो यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इन टर्म्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है कि वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मास रिलेटेड जो भी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, अब ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, दिस इज रो डेंसिटी। ठीक है, इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो इस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। वैसे तो बेसिक सा है बट मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में मान लो डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है मास परसेंट, जिसको हम वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कितना मास सल्यूट का मौजूद है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसको देखो लिखते कैसे हैं, जैसे लिख दिया 30% वेट बाय वेट, ऐसे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो आप समझ गए 30% वेट बाय वेट अगर लिखा है ना, इसका मतलब 30 ग्राम अपॉन 100 ग्राम। ये जो है ये है मास ऑफ सल्यूट, यानी कि जो भी कंपोनेंट गिवन होगा, जरूरी नहीं है कि सल्यूट का ही हो, सॉल्वेंट का भी दे सकते हैं, तो जो भी कंपोनेंट है उसका मास, और नीचे मास आएगा हमेशा, याद रखना, पूरे सल्यूशन का। यहां सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं है, पूरे सल्यूशन का। तो देखो मास ऑफ सल्यूट मुझे पता चल गया, मास ऑफ सल्यूशन मुझे पता चल गया। अब बताओ अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगी? भाई ये पता है, माइनस कर दो ना, तो आ गया कितना, 70 ग्राम। ठीक है, तो देखो ऊपर मास आता है उस कंपोनेंट का जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीचे टोटल मास आता है पूरे सोल्यूशन का, इनटू 100 करके हम परसेंटेज निकालते हैं, और जनरली इस फॉर्म में ये गिवन रहता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या हो गई कि मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 क्यों? क्योंकि नीचे अगर इस फॉर्म में गिवन है तो नीचे 100 ही आ रहा है। ठीक है, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, क्यों? ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, यानी कि ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो कोई भी यूनिट इसकी नहीं है। अब देखो मान लो मुझे सल्यूट की जो मास परसेंट है वो पता है 30% है, अगर सॉल्वेंट का पूछ लिया जाए तो क्या होगा? तो भैया 100 से माइनस कर देंगे ना, जैसे ये करा था, तो 100 से माइनस कर दो, कितनी आ गई? 70% वेट बाय वेट। ठीक है, तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। सॉल्व तो आप लोग ही करोगे और जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं सिंपल ओवरव्यू आप लोगों को दे रही हूँ।
तो हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अगर 22 ग्राम बेंजीन को हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसमें, देखो इसको इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं यानी कि बेंजीन सल्यूट है और जो CCl4 है मेरे पास सॉल्वेंट है ना। तो सबसे पहले मैं बेंजीन के लिए निकाल लेती हूँ वेट बाय वेट परसेंट, है ना। तो हमने कहा था मास ऑफ सल्यूट यानी कि 22, नीचे क्या था मास ऑफ सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे 122 लिख देते हैं, कहते हैं वाह 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 पूरा क्वेश्चन हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि नीचे पूरे सोल्यूशन का आएगा, सोल्यूशन में तो दोनों है, तो यानी कि मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, इनटू 100, तो बस आपकी इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। आप चाहो तो फिर से CCl4 का कैलकुलेट कर सकते हो। क्या लोगे? ऊपर 122 लोगे और नीचे तो टोटल ही लोगे, इनटू 100 करोगे। बट फालतू कैलकुलेशन क्यों करनी है जब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक पता चल गया है तो दूसरा 100 से माइनस करके निकाल लो ना। तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको 100 से माइनस कर लेना, इसका आ जाएगा सीधे, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। चलो नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेम चीज है, वहां मास था, यहाँ पे वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो 100 मिलीलीटर आ जाएगा, वहां 100 ग्राम था, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, अगर 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है तो यानी कि 30 मिलीलीटर क्या है, वो कंपोनेंट है, मान लो सल्यूट है, और नीचे 100 मिलीलीटर क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, कैंसिल हो गया ना, तो कोई यूनिट नहीं है। सेम अगर इसकी मुझे पता है सल्यूट की, तो सॉल्वेंट की मैं 100 माइनस करके इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका थोड़ा ज्यादा यूज होता है। मास बाय वॉल्यूम है ना, तो यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो बस आपको बस ये देखना है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट लिख दोगे। ऊपर मास है तो ग्राम, नीचे वॉल्यूम है तो मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। चलो उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन। देखो कुछ हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही ट्रेस क्वांटिटीज में, बहुत ही चुन्नू चुन्नू क्वांटिटी में मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, जैसे हवा में लेड हो गया या जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में वो मौजूद है ना, तो उनका जब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो उसके लिए हम ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मिलियन यानी कि 10 लाख है ना, इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा देना है बस। तो यहाँ पे ppm जो है वेट के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर वेट आ जाएगा किसी भी कंपोनेंट का और नीचे टोटल वेट आ गया, इनटू 10 की पावर 6 आपको करना है, ठीक है। ए बी हमारे कंपोनेंट है, मान लो ए सल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम के फॉर्म में निकालना है तो ऊपर वॉल्यूम आ जाएगी उस कंपोनेंट की, नीचे टोटल वॉल्यूम आ जाएगी सोल्यूशन की और इनटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 1 मिलियन से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन का मतलब है इट इज सिंपली द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूशन में मौजूद होंगे। अभी तक तो नीचे सोल्यूशन ही आ रहा है, अभी तक नीचे सॉल्वेंट नहीं आया है, ठीक है। तो देखो जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम जनरली काय से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में एक्स भी लिखा है तो एक्स से भी कर सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जैसे ए कंपोनेंट ले लिया, नीचे क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में तो ए और बी दोनों के ही टोटल मोल्स आएंगे ना, तो इसीलिए हमने नीचे Na+Nb लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी वाले कंपोनेंट का निकालोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बी और नीचे तो हमारा टोटल ही रहेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एक रेशियो है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, ठीक है। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमेशा इक्वल्स टू 1 आता है, इन दोनों को ऐड करो तो देखो ऊपर Na+Nb हो जाएगा और नीचे तो ऑलरेडी Na+Nb है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, बट हमने ये भी तो डिस्कस करा था कि मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो मान लो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का जो मोल फ्रैक्शन है उनका एडिशन हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा केस है तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जरा हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, काय ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Na, हमने कहा 3 कंपोनेंट है तो नीचे क्या आएगा Na+Nb+Nc, ठीक है। सिमिलरली अगर C का निकालना है तो ऊपर Nc आएगा, ठीक है, नीचे तीनों ही आएंगे क्योंकि हमें टोटल ही इधर पर ऐड करना है।
क्या ये चीज समझ में आ गई? अब भैया ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन जो भी मोलर मास है, ठीक है। ये मास हमें गिवन रहता है और ये मोलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो फिर हम मोल फ्रैक्शन भी इधर पर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोलैरिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बस इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गई, क्योंकि हम 1 लीटर कह रहे हैं, यानी कि नीचे वॉल्यूम आएगी। अब अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास के इक्वल। तो मास को W से डिनोट कर देते हैं, मोलर मास को वैसे तो हम कैपिटल M से करते हैं, बट कैपिटल M यहाँ पे है ना, तो इसको मैं M डैश लिख देती हूँ, ठीक है, इनटू V। और ये V नोट करना हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको पहले चेंज करो। मान लो 200 मिलीलीटर मुझे गिवन है, तो मैं इसको पहले चेंज करूंगी डिवाइड करके 1000 से, तो ये 0.2 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आप लीटर में ही वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में वेट निकालना है, ठीक है, यानी कि ये जो मास है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? M डैश V, बस आ गया, और V लीटर में ही होना चाहिए। तो बस इतनी सिंपल है हमारी मोलैरिटी। अब देखो क्या होगा, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना। देखो, डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर हम, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी तो हमारे पास मोलैरिटी भी चेंज होगी, ऑब्वियसली है ना। देखो, इनका इनवर्स रिलेशन दिख रहा है हमें। अगर हमारे पास डाइल्यूशन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी तो हमारे पास मोलैरिटी भी चेंज होगी, बट नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख के आप लोगों को जरा दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, M1 इक्वल्स टू N1 अपॉन V1, ठीक है। अब डाइल्यूशन कर दिया तो हमने कहा भैया मोलैरिटी बदल गई, बट हमने कहा नंबर ऑफ मोल सेम रहे, तो ये N1 था, N1 ही रहा, बट वॉल्यूम भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे N1 क्या है? M1 V1, और यहाँ पे N1 क्या है? M2 V2। तो N1 और N1 तो भैया सेम है ना, तो इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन आ गई, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो यानी कि अगर डाइल्यूशन हम करेंगे तो हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये जो इधर पे फॉर्मूला लिखा है ना, ये याद रखना है, इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है जी। चलिए, अब ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहला है हमें मोलैरिटी निकालनी है ऑफ दिस, ठीक है जी। तो देखो फॉर्मूला क्या था? W अपॉन M डैश V। ऊपर क्या आता है? मास। मास देखो गिवन है 30 ग्राम, लिख दिया। मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो भैया ये फॉर्मूला है ना, तो मोलर मास निकाल सकते हैं हम। भैया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोबाल्ट का कितना होता है? 59 होता है। जो डिफिकल्ट वाले होते हैं वो जनरली मेंशन्ड रहते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कोबाल्ट वगैरह की लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने तो करे थे तो आप लोग भी कर लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद प्लस देखो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, और एक नाइट्रोजन का होता है 14 मास, प्लस यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, प्लस यहाँ पे देखो अगेन 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू 16 यहाँ पे भी आ गया। फिर प्लस आ जाएगा 12 हाइड्रोजन है, तो 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये कैलकुलेट करो, टोटल जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे पुट करो। ये लीटर में ही गिवन है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 4.3 आ जाएगा। एंड कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर क्या है? 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर, यानी कि क्या यूज करना है? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, ठीक है। तो M1 क्या है? 0.5 m। अच्छा, यहाँ पे हमने यूनिट भी डिस्कस करनी थी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? देखो ऊपर क्या है? मोल ना, तो मोल पर लीटर हो जाएगी, या फिर सिंपली इसको हम कैपिटल M लिखते हैं। यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। तो यहाँ पे तो 0.5 है, इंटू वॉल्यूम कितनी है? 30 मिलीलीटर, तो इसको मैं लीटर में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू M2, हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है ना, इंटू यहाँ पे V2 कितना है? 500 है, तो बस ये 1000 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और M2 इजिली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आंसर है दोनों का मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास मोलैलिटी। पहले क्या पढ़ी? मोलैरिटी, अब है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक नीचे सोल्यूशन आ रहा था ना, बट यहाँ पे क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही है,
ऑफ द सल्यूट बट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहली बात इधर पे क्या आ रहा है, मास है ना, यानी कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, और यहाँ पे सॉल्वेंट आ रहा है, सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, तो इसको मैं m डैश लिख लेती हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक है। जिस तरीके से आपके स्कूल में बताया है या जो आपने पहले से पढ़ा है आप वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने ऐसे ही पढ़ा है तो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मास अपॉन मोलर मास किससे डिनोट कर रहे थे, m डैश से, कैपिटल M डैश से, ठीक है। तो ये आ गया। अगेन एक चीज नोट करो, ये जो m डैश है यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, हमेशा kg में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको आप चेंज करोगे, कैसे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या आ जाएगी, अगेन इसकी मोल पर kg, वहां क्या थी, मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल पर kg हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे उसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m डैश और कैपिटल M डैश, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, देख लो, मोलैलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हमें मास गिवन है एथेनोइक एसिड का, मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो भैया 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 इंटू कार्बन का होता है 14, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं 4 इंटू 1, और ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, ठीक है। तो कितना आ गया, 28 प्लस 4 प्लस 32 ना, तो 3 4 5 6, क्या मैंने सही निकाला है, कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है इधर पे, 4 ही है ना, ठीक है। 2 इंटू 14 एंड 2 इंटू 16, ठीक है जी, 32 आ गया। तो ये मतलब जो भी है ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे हमारा m डैश तो विच मीन्स निकल गया है। उसके बाद क्या है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि तो m डैश, स्मॉल m डैश मुझे 75 ग्राम गिवन है, तो यानी कि मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा kg में। अब मैं निकाल सकती हूँ सिंपली, है ना, क्या था, W अपॉन m डैश, तो ये वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पे। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या थी, समझ गए थे ना, मैक्सिमम अमाउंट जो हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का या फिर हम सल्यूट का ऐड कर पा रहे हैं इन द सॉल्वेंट, ये हमने डिस्कस करा था। तो जब हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड सोल्यूशन, इस चैप्टर में हम सारे लिक्विड सोल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड है, यानी कि सॉलिड मेरा सल्यूट है और लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज आती है विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो जैसा है वो उसी में घुलेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पोलर सल्यूट है, पोलर मतलब जहां पे आयंस मौजूद होंगे, ठीक है, तो जो पोलर सल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। जैसे कि मेरे पास अगर इस केस में हम डिस्कस करें तो सॉल्ट क्या होता है, NaCl, है ना, तो यहाँ पे आयंस है ना, आयंस है जहां पे, यानी कि वो पोलर है, तो ये पानी में घुलेगा क्योंकि पानी पोलर होता है। बट जो ऑयल है जो कि नॉन पोलर है वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मेरे पास कोई नॉन पोलर होगा सल्यूट, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, ठीक है। चलो फिर है टेम्परेचर। देखो जब हम सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी मेरे को हीट एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी ना यहाँ हीट एनर्जी। एग्जाम्पल देखो, अगर चीनी को आपको घुलाना है पानी में तो हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना, जहां भी टेम्परेचर देते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो विच मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस ये है, और जब भी कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और वहां पे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू द ली चार्टिलियस प्रिंसिपल। याद है ली चार्टिलियस प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और आप उसमें छेड़छाड़ करो, कुछ ना कुछ चेंज करो, टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो ट्राई करता है कि वो उस चेंज को रिवर्स करे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में वापस से आना चाहता है। तो इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हम हीट दे रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो विच मीन्स वापस उस चेंज को रिवर्स करने के लिए ये आगे को मूव करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ऐसे लर्न नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो सिंपली यार चीनी और पानी के एग्जाम्पल तो याद कर सकते हो ना, कि हमेशा चीनी को जब पानी में घोलते हैं तो सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। चलो
उसके बाद आ जाते हैं प्रेशर में। देखो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही उतने ज्यादा कंप्रेसिबल तो है नहीं ना, यानी कि उस पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उनको कंप्रेस तो कर नहीं सकते हैं। जैसे ये सॉलिड है, क्या मैं प्रेशर लगाऊंगी कंप्रेस हो जाएगा? नहीं। तो क्योंकि ये उतने कंप्रेसिबल नहीं होते हैं तो प्रेशर का ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है सॉल्युबिलिटी में ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो ये भी क्या है भैया मेरे पास? ये भी है मेरे पास एक लिक्विड सोल्यूशन ही। मैंने कहा ना हम लिक्विड सोल्यूशन की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो जब गैस को हम लिक्विड में घोल रहे हैं तब क्या होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो वही नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सल्यूट है गैस और ये लिक्विड सॉल्वेंट है ना। पोलर गैस पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करेगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर लिक्विड में ही डिसॉल्व करेगी। सिंपल सा लाइक डिसॉल्व्स लाइक का हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि HCl जो गैस है पोलर है ना, तो ये H2O यानी कि वाटर में डिसॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर ये भी पोलर। ठीक है, फिर है टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है, क्योंकि जो गैस का डिसोल्यूशन है ना लिक्विड में, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, उसमें आपको हीट देनी नहीं है, हीट यहाँ पर से रिलीज होती है। इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये भी ली चार्टलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है। बस आप ये याद रखो कि जैसे हमारे सॉलिड इन लिक्विड वाली चीज थी तो वो एंडोथर्मिक था ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा था? सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। ये एक्सोथर्मिक है, सो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? घटेगी हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर आ जाते हैं केमिकल इंटरेक्शन को देख लो पहले। केमिकल इंटरेक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी जो गैस है वो केमिकली कुछ बॉन्ड बना रही है हमारे लिक्विड के साथ या कुछ इंटरैक्ट कर रही है तो सॉल्युबिलिटी उस केस में बढ़ेगी। जैसे कि HCl जब पानी में डिसॉल्व होता है तो ये आयनाइज हो जाता है ना H+Cl- में। फर्दर ये क्या करता है? H+ जो है पानी के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो यहाँ पे कुछ केमिकल इंटरैक्शन हो रहा है ना, तो जब भी केमिकल इंटरैक्शन भी होगा तभी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, लास्ट है हमारे पास प्रेशर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गैस कंप्रेसिबल होती है ना, तो गैस में जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी, देखो यहाँ पे डायग्राम, गैस में जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं पानी में घुलना शुरू हो जाएंगे। तो विच मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ जाती है वो। तो इसके लिए एक लॉ भी है हमारे पास विच इज हेनरीज लॉ। अभी बताया था ना हेनरी और रॉल्स लॉ, दो पढ़ेंगे, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी का लॉ क्या कहता है? हेनरी का लॉ ये कहता है कि जो भी हमारी गैस है, ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये जो हमारा काय था, ठीक है, इसको हम काय करके लिख देते हैं। ये जो हमारा काय था ये क्या था? ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या टर्म है? कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है ना, यानी कि सॉल्युबिलिटी ही तो बता रहा है वो। तो यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। अगर इसको घटा दोगे प्रेशर को तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यही बता रहा है हमारा हेनरी लॉ। बट स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। ठीक है, विच इज डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। ठीक है, उस गैस की बात हो रही है यहाँ पे, लिक्विड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि है kx। ठीक है, ये kh क्या है? kh है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, kh इक्वल्स टू p अपॉन काय लिख सकते हैं हम, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है और जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो KH की वैल्यू कम होगी, बट अगर KH की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो सॉल्युबिलिटी विच मीन्स घट रही है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज हमने लिखी भी हुई है कि किस टेम्परेचर पे क्या वैल्यू है कौन सी गैस की। ठीक है, KH की वैल्यूज है यानी कि हेनरीज कांस्टेंट की। अब देखो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो कोल्ड वेदर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है ना तो उनको बहुत ही अनकंफर्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो अभी तो हमने डिस्कस करा जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो नॉर्मल ऑक्सीजन हमारी जैसे तो नहीं ले रहे हैं ना, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ले रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन लिक्विड घट जाती है। ठीक है, अब वो घट जाती है तो भैया वो सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, तो वो कैसे कंफर्टेबल होंगे? समझ में आ गया? ठीक है जी, तो ये चीज हम समझ गए हैं।
अब हमने कहा टेम्परेचर बढ़ा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटी, यानी कि KH की वैल्यू क्या होगी, KH की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि भैया ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, सॉल्युबिलिटी घट रही है तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं ऑफ द हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि जो भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको हम, उसमें CO2 होती है ना, जब खोलते हैं तो ऐसे फिज सा साउंड आता है, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें हमने CO2 गैस को डिसॉल्व करा रखा है एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर लगाएंगे तभी जाके CO2 डिसॉल्व होगी हमारे लिक्विड में। फिर हमने प्रेशर खोल दिया, जब ढक्कन खोलते हैं तभी तो, अगर उसको थोड़ा आपने हिला रखा है, जैसे आप खोलोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर को आती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यही है कि हाई प्रेशर पे हम सील करते हैं CO2 को ऐड करके इन द कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं आपको, स्कूबा डाइवर्स, यानी कि जो जा रहे हैं हमारे सी में। ठीक है, तो इनके पास एक तो कुछ सिलेंडर होता है, ये क्या है, क्यों लेके जा रहे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब ये नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर आते हैं तो क्या होता है। देखो, जब हम नॉर्मल हैं, अभी जैसे इधर, जैसे मैं इधर हूं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम पे लग ही रहा है, बट मान लो अब मैं जा रही हूँ सी में, तो वहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगना ही लगना है, इसके अलावा पानी का भी प्रेशर अब लग रहा है, और नीचे जाऊंगी तो और ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो विच मीन्स इन पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी, है ना, तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि जितनी गैसेस हैं, ये जो टैंक्स लेके गए हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो सबकी जो सॉल्युबिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे ब्लड में। अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, तो नाइट्रोजन प्रॉपर्ली हमारे ब्लड में जो है घुल चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। बट अगर आप नीचे से, नीचे तो हाई प्रेशर था, अब आप सडनली ऊपर को आ गए, ठीक है, सडनली आप ऊपर को आ गए, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्रॉप, है ना, तो उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज में। क्यों, क्योंकि भैया नाइट्रोजन अब डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो बाहर आना चाह रही है, तो उसकी वजह से एक चीज हो जाती है जिसको हम एक कंडीशन कहते हैं, विच इज बेंड्स। ठीक है, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं, ये नहीं कि सडनली आ गए ऊपर, वो धीरे धीरे आते हैं, सो दैट धीरे धीरे करके वो जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होते जाए। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे करके वो ऊपर को आते हैं। और जो सिलेंडर्स लेके जाते हैं, मैंने कहा उसमें हीलियम है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। सो जनरली वो जो टैंक्स हैं, दे आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। अब यहाँ पे ना अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से सुन लो। ठीक है, हीलियम से हम डाइल्यूट क्यों करते हैं, जो टैंक्स है, वाटर टैंक नहीं, जो इनके टैंक्स हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हीलियम है ना वो लेस सॉल्युबल होती है ब्लड में। नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो भैया वो सॉल्युबल हो गई, बट जैसे ही प्रेशर हमारा घटा तो सडनली वो बाहर आना चाह रही है, बट जो हीलियम है वो लेस सॉल्युबल है, तो इसलिए हम हीलियम को यूज करते हैं। तो मैम नाइट्रोजन को इतना ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, हीलियम को यूज कर लेते हैं, है ना, कोई बबल्स ही नहीं बनेंगे, बेंड्स ही नहीं होगा। तो जो हीलियम है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, हमें कॉस्ट भी तो देखना होता है ना हर चीज का, तो हीलियम इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम हीलियम को नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मॉडरेट डेप्थ पे जा रहे हो, मतलब डीप वाटर में नहीं जा रहे हो, तो उस केस में इट इज ओके अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन भी लेके जाएं। ठीक है, उस केस में बेंड्स नहीं होते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जा रहे हैं, भैया हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए ना, तो ये झमेला ही क्यों करना है कि नाइट्रोजन भी डाल दो, चलो हीलियम भी डाल दो। वो इसलिए क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए वरदान नहीं होती है, फिर देन इट बिकम्स हाईली टॉक्सिक टू द बॉडी। तो इसीलिए हम पूरा ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेके नहीं जा सकते हैं। वी टेक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड इट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम क्यों, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होती है दैन नाइट्रोजन। ठीक है, चलो हर एक चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक कंडीशन जिसको हम हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे होती है। तो वहां पे क्या है, देखो हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आप जा रहे हो, मनाली वगैरह जा रहे हो, तो वहां पे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द सी लेवल। तो क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, तो विच मीन्स जो पार्शियल प्रेशर होगा वेरियस गैसेस का, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो घट गया। अब हेनरी लॉ क्या कह रहा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, है ना, या फिर काय हम कहें, यानी कि मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर घट गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी घट जाएगी हमारे ब्लड में। अब अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में घट गई तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो दिमाग कैसे अच्छे से चलेगा, बॉडी कैसे अच्छे से चलेगी,
तो इसी की वजह से वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, और अगर नॉर्मल वीकनेस है तो उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम हो गई है तो उस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब ये लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मॉडरेट होने चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही। उसके बाद जो गैस है उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी हम केमिकल इंटरैक्शन की बात कर रहे थे, तो वो केमिकल इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेनरी लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। जैसे यहाँ हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस है हमारे हेनरीज के लॉ की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? और यहाँ पे से अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने सॉलिड इन लिक्विड देख लिया, लिक्विड इन लिक्विड नहीं, गैस इन लिक्विड देख लिया। अब हम लिक्विड इन लिक्विड देखेंगे। ये भी ओवरऑल तो एक लिक्विड सोल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है? वेपर क्या होती है भैया? एक लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो वेपर है। तो ये जो वेपर है, ये जो प्रेशर को एक्सर्ट करेगी उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो एक लिक्विड है वो चेंज हो रहा है किसमें? वेपर में। तो वो जो वेपर है वो उस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम कंसिडर करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे भी क्या है? जितने हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वेपर में चेंज हो रहे हैं, उतने ही कंडेंस होके वापस से वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में चेंज होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप पानी उबालते हो, लिड होती है ना, तो उसके ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो वेपर बन रहे थे, ऊपर टेम्परेचर कम हुआ तो वो कंडेंस हो गए तो वापस से वो लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, और जो गैस है वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो कि हमें पास्कल के लॉ ने बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कोई गैस है हमारी, ठीक है, तो इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, हर जगह प्रेशर को एक्सर्ट करती है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम इधर पे रॉल्ट्स लॉ पे। ये जो रॉल्ट का लॉ है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज फॉर लिक्विड इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन। रॉल्ट्स लॉ इज वेरी मच सिमिलर टू द हेनरीज लॉ। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस एक तो हमारा उधर हेनरीज कांस्टेंट था, इधर पे कांस्टेंट दूसरा होता है। दूसरी चीज वो गैस इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन के लिए था, ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप सोल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका? ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों ही वॉलेटाइल है, यानी कि दोनों ही वेपर में चेंज हो सकते हैं। तो इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यही चीज तो उधर पे भी पड़ी थी ना, कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। यहाँ पे भी वही चीज है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एक को ए ले लेते हैं, एक को बी। ठीक है, ए हम ले लेते हैं यहाँ पे मान लो सॉल्वेंट को, और बी हम ले लेते हैं मान लो सल्यूट को। ठीक है, तो देखो पी ए इक्वल्स टू, देखो पहले ये आएगा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे है पी नॉट ए। अब ये क्या है? ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट का क्या मतलब है? देखो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक वाटर है मान लो, और अभी मैं कंसिडर कर लेती हूँ दूसरा मान लो शुगर है। ठीक है, यही देख लेते हैं हम अभी। वाटर जब अपने प्योर स्टेट में है, यानी कि जब इसमें शुगर एडेड नहीं है, तब जब वो वेपर में चेंज हो रहा है तब वेपर प्रेशर कितना है? ठीक है, वो हमारा प्योर स्टेट में होगा। जब वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो वो प्योर स्टेट में नहीं है ना, क्योंकि उसमें हमने शुगर भी ऐड कर दिया, तो अब वेपर प्रेशर कुछ और होगा। तो ये जो पी नॉट ए है ना, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में जितना है, जब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी कोई भी और चीज ऐड नहीं कर रखी है। ठीक है, सेम चीज पीबी के लिए भी है। इधर पे देखो ये बी हमारा सल्यूट है, ये दोनों हमारे इस केस में लिक्विड है। अगर मान लो सल्यूट जो है, ठीक है, वो हमारे पास लिक्विड नहीं है, जैसे कि मैंने कहा शुगर है मान लो, तो ये तो लिक्विड नहीं है ना, तो उस केस में क्या होगा? शुगर वॉलेटाइल होती है क्या? क्या शुगर वेपर में चेंज हो सकती है? नहीं, वॉलेटाइल नहीं है। उस केस में उसका क्या कोई पार्शियल वेपर प्रेशर होगा? नहीं ना,
तो विच मीन्स उस केस में पी बी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। पी नॉट बी भी कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि वो तो वॉलेटाइल है ही नहीं, तो उस केस में सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट होगा, उसमें पानी होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो पी एस क्या है, जो हमारा टोटल सोल्यूशन है, इसको पी टी भी लिख सकते हो टोटल दिखाने के लिए। तो जो हमारा टोटल सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैसेस, अब मैं गैसेस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो वेपर में चेंज हो गई है, ठीक है। तो वो जो वेपर है उन दोनों का जितना पार्शियल प्रेशर है उन दोनों को ऐड करके हम टोटल निकालेंगे ना। और ये डाल्टन का लॉ हमें बताता है। डाल्टन का लॉ क्या स्टेट करता है कि भैया जितनी टोटल गैसेस हैं वो जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं उनको टोटल करके ही तो हम पूरे उस कंटेनर का या बीकर का क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज है। और पी ए पी बी की वैल्यू इधर पे मैंने पुट कर दी है। अगर पी बी 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। उस केस में सोल्यूशन के पास क्या होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा जो कि वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम ये चीज यूज कर रहे होंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है? तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। रॉल्ट लॉ का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये है हमारा रॉल्ट लॉ का ग्राफ, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन इसको हम कहते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। रॉल्ट लॉ पढ़ लिया क्या है। अब जो सोल्यूशंस रॉल्ट लॉ को फॉलो करेंगे उनको आइडियल सोल्यूशन हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे ये सारे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, बस वो नॉन आइडियल हो गए। तो पहले हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। यही हमारे रॉल्ट लॉ का ग्राफ भी है। ऊपर पे हमने वेपर प्रेशर लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इस साइड को मैंने मोल फ्रैक्शन ले रखा है। दो ही तो चीजें थी इसमें, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, है ना। तो इधर पे वेपर प्रेशर ले लिया, इधर पे मोल फ्रैक्शन ले लिया। अब देखो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए है, और क्या है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी है, एक्स बी है। एक्स ए और एक्स बी में एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है जो कि ये होता है, ठीक है। अगर मेरे पास देखो इस केस में यहाँ पे हम ए कॉम्पोनेंट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर मेरे पास सिर्फ ए कॉम्पोनेंट ही है, बी है ही नहीं, तो क्या उसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, नहीं। तो एक्स बी कितना होगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो एक्स ए कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आई? अगर एक्स बी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि सिर्फ मेरे पास ये बचेगा ना, यानी कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, ये चीज मेरे पास बचेगी, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई थी, 1, क्योंकि एक्स बी 0 है। समझे? तो यहाँ पे दिस इज पी नॉट ए। तो वेपर प्रेशर मेरे पास कितना है, जब सिर्फ मेरे पास ए कॉम्पोनेंट है तो पी नॉट ए है, क्योंकि हम प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं और यही तो हमने डिस्कस भी करा था। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस वाली लाइन में, किसको ले रही हूँ मैं, बी कॉम्पोनेंट को। अब देखो, अब सिर्फ बी कॉम्पोनेंट की बात हो रही है, अब ए की बात नहीं हो रही है। यानी कि एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स ए 0 हो गया तो पी ए 0 हो गया, ठीक है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम। पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो एक्स ए अगर 0 हो गया तो एक्स बी कितना हो जाएगा, बताओ, एक्स बी हो जाएगा 1, है ना। तो यानी कि पी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है पी नॉट बी की है ना। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी ही है, ए है ही नहीं, तो हम प्योर वाले वेपर प्रेशर्स की तो बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो लाइन जुड़ रही है ना, दिस इज मेनली द पी एस या फिर पी टोटल, यानी कि पी ए प्लस पी बी, इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे टोटल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये जो लाइन हमारी बन रही है दिस इज फॉर पी ए, एंड ये वाली जो लाइन हमारी बन रही है दिस इज फॉर पी बी। ये हमारा ग्राफ है रॉल्ट लॉ का। अगर ये ऊपर को उठा है तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ, यानी कि ये भी एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है और ये भी एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। नीचे को है तभी भी नॉन आइडियल है, ऊपर को है तभी भी नॉन आइडियल है। ऊपर है तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, नीचे है तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। तो भैया आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में। फिर जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं और जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन जो हमारे पास होता है ना, हमने अभी डिस्कस करा, वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पी ए पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है, ठीक है। ये थोड़ा करेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, जो चीज लिखी है पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है। और हमारा जो पी टोटल है जिसको हम पी एस लिख रहे थे वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ रहा था, यानी कि पी एस क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये तो आइडियल कंडीशन के लिए है जो कि हम रॉल्ट्स लॉ में ऑलरेडी चीज पढ़ चुके हैं।
तो वो चीज यहाँ पे फॉलो होगी, यहाँ पे नहीं होगी। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह ये साइन लगा देना, यानी कि इक्वल नहीं होंगे वो, तभी तो नॉन आइडियल है, ठीक है। फिर देखो जो इंटरैक्शन है बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स वो हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि जो मेरे पास इनिशियली सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शंस थे, जो सल्यूट के बीच में इंटरैक्शंस थे, और अब जब वो आपस में मिल गए हैं तो जो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन है वो सब के सब सेम है, बट इधर पे सबके सब सेम नहीं होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 है, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो 0 है, बट यहाँ पे 0 ये नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या तो इंक्रीज आएगा या फिर डिक्रीज आएगा, ठीक है। विच मीन्स देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड देयर इज अ चेंज इन दी एंथैल्पी एज वेल, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे अब हमने कहा कि भैया जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो भी दो टाइप के हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ, और दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से बढ़ के होती है ना, तो यहाँ पे याद करो कि पॉजिटिव के लिए डेल वी विल बी ग्रेटर दैन 0, डेल एच विल बी ग्रेटर दैन 0। डेल एच पॉजिटिव होता है किसके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, यानी कि यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। डेल वी वॉल्यूम क्या हो रही है हमारी, विच मीन्स इंक्रीज हो रही है ना, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे वेपर ज्यादा बनता है, ठीक है। और वेपर ज्यादा बनता है, वेपर कब ज्यादा बनेगा एक बात बताओ, वेपर तभी तो ज्यादा बनेगा ना जब मेरे पास जो भी लिक्विड था उसमें इंटरैक्शंस वीक हो गए हैं, वीक इंटरैक्शंस हो गए। इंटरैक्शन का मतलब उनमें कितना प्यार है, बॉन्ड है। अगर वेपर में वो इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इंटरैक्शंस क्या हो गए हैं, कमजोर। तो यानी कि जो चीज अभी हमने डिस्कस करी थी ना वही यहाँ पे है कि ए में जो इंटरैक्शन थे, बी में जो इंटरैक्शन थे वो ज्यादा थे, बट अब जो ए बी में इंटरैक्शन है वो क्या है, वीक हो गए हैं। वीक कैसे याद करेंगे, वेपर ज्यादा बन, देखो वॉल्यूम बढ़ गई यानी कि वेपर ज्यादा बन रहा है। वेपर ज्यादा कब बनेगा, जब जो हमारे पास नीचे है उनमें इंटरैक्शन वीक हो जाएगी, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हम, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे देखो ये इक्वल्स टू का साइन था, इक्वल नहीं आएगा, ये ग्रेटर होंगे। यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, सब ठीक है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इंटरैक्शन कैसे हो गए, वीकर। कैसे लर्न करना है बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। और ये बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशंस हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डेल एच नेगेटिव, यानी कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। डेल वी भी नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज। वेपर यानी कि कम बन रहा है। वेपर कम कब बनेगा, जब इंटरैक्शंस क्या हो गए हैं, स्ट्रॉन्गर। यानी कि यहाँ पे जो ए बी इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए या फिर बी बी इंटरैक्शन। सो ये बनाते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर्स हैं हमारे पास जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी कि सेम टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। तो उन दोनों को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि अल्कोहल और पानी। जब इनको हम मिक्स कर देते हैं यानी कि इनका एक सोल्यूशन बना हुआ है, तो जब हम इनको बॉइल करते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे ही बॉइल करते हैं। तो विच मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नॉर्मल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टिलेशन में होता क्या है, मान लो मेरे पास दो लिक्विड है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों को जब मैं बॉइल कर रही हूँ तो ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इसको मैंने बॉइल किया, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री हुआ है तो सिर्फ ये ही बॉइल होगा ना। तो सबसे पहले जब ये बॉइल हो गया ना तो उस केस में क्या होगा, इसके वेपर्स बन गए, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, पहले वेपराइजेशन होता है फिर कंडेंसेशन होता है। तो इसके वेपर्स बन गए, फिर कंडेंसेशन हमने कराया तो वो वापस से लिक्विड में चेंज हो गया। तो दूसरा लिक्विड ऐसा ही रह गया। जब टेम्परेचर 100 डिग्री आएगा ना तब जाके वो बॉइल होगा। तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। बट यहाँ पे क्या है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम डिस्टिलेशन की मेथड से यहाँ पे इनको सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो ही हमारे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अभी हमने दो पढ़े थे ना, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इस मिक्सचर का, इट इज लोअर देन आइदर प्योर कंपोनेंट। यानी कि एक मेरे पास ये है, दूसरा ये था, मिल गए तो मिक्सचर बना। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, अब जो मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिनको हमने क्या कहा, जिनको हमने इंटरैक्शंस कहा, तो यहाँ पे जो इंटरैक्शंस हैं वो क्या है, वीकर है। वीक है तो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी ना ऑब्वियसली, ठीक है। चलो उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, देखो एथेनॉल और पानी ये इस टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, जबकि एथेनॉल जो प्योर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये होता है और प्योर वाटर का ये होता है, ठीक है। चलो फिर है मैक्सिमम बॉइलिंग, तो यहाँ पे क्या दिखाते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल वालों से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस होते हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विच मीन्स ज्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल HCl और पानी का जो मिक्सचर होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, विच इज हायर देन बोथ, ठीक है। पानी का क्या है 100 और इसका है -85 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे सोल्यूशन की जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, वो उनके नेचर पे, उनके टाइप पे डिपेंड नहीं करती हैं। और हम 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लो पहले मेरा वेपर प्रेशर P0A था, अब हो गया PA, तो लोअरिंग कितना लोअर हुआ, वो होगा P0A माइनस PA, ठीक है। बट रिलेटिव लोअरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में कितना कम हुआ है, तो रिलेटिव का मतलब होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। तो ये होती है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है, सबसे पहले मेरे पास सिर्फ एक कंपोनेंट था, पानी था मान लो, ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो देखो इसके जब वेपर्स बनेंगे, ये गोल गोल क्या है, वेपर्स है, तो यहाँ पे देखो इतने सारे वेपर्स इसके बने हैं और ये कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, हमने सल्यूट भी ले दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सल्यूट भी आ गए ना ऊपर, ये सल्यूट है, तो यहाँ पे जितने इसके पार्टिकल्स हैं वो अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। और स्पेशली व्हेन वी कंसिडर अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, ठीक है, जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लेंगे तो वो तो भैया वॉलेटाइल है नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बेटर सा डायग्राम बनाती हूँ, बेटर तो मतलब क्या ही, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डोंट जज मी, ठीक है, बट आई जस्ट मेक अ डायग्राम जिससे आप समझो। देखो मान लो यहाँ पे ये सारे मेरे मॉलिक्यूल्स थे पानी के, ठीक है, तो ऊपर भी इतने ही गए वेपर में चेंज होने। अब देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये जो ऐसे ऐसे बना रही हूँ ना, ये क्या है मेरे पास, चीनी है मान लो, ठीक है, तो चीनी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। अब जब ये वेपर बनाने गए तो यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो ऊपर वेपर नहीं बनाएगा, तो वेपर इतना ही बनेगा। पहले वेपर पूरा बन रहा था तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, अब देखो इतना खाली रह गया, यहाँ पे वेपर नहीं बन रहा, तो यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो जब भी हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उस केस में क्या होता है, वेपर प्रेशर हमेशा ही घटता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कह रहे हैं। जब हम इनिशियल वेपर प्रेशर से कंपेयर कर दे रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कह दे रहे हैं, ठीक है। देखो इट इज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वेपर प्रेशर। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझो इसको, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आता है बट जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। मुझे मेन फॉर्मूला याद नहीं होता था तो मैंने तो पूरा डेरिवेशन याद करा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस कंक्लूजन पे आती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये एस क्या है, हमारा टोटल वाला, यानी कि जो हम सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। तो अभी हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ए को मैंने सॉल्वेंट ले लिया है, बी को मैंने सल्यूट ले लिया है, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है ना, याद है थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो ऑब्वियसली कितना होगा, 0। तो PS क्या था याद है, PS वॉज PA प्लस PB, तो PB तो हो गया 0, तो PS इक्वल्स टू PA आया है, ठीक है। तो PA क्या था, P0A XA था, तो बस ये पुट कर दिया। फिर हमें पता है XA प्लस XB क्या होता है 1, तो यहाँ पे से XA की वैल्यू मैंने 1 माइनस XB लिख दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसको मैंने नीचे भेज दिया। फिर XB इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस PA अपॉन P0A हो जाएगा, तो यहाँ पर से P0A को LCM ले लिया
लिया, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो, अभी तो हमने कहा था ना यही है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया XB के, यानी कि इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना, द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन का भी तो कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ना कि हमारे पास जो सल्यूट है वो तो बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस NB को नीचे डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो नीचे सिर्फ Na आ गया। ठीक है, अब N का भी तो फॉर्मूला था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे हमने देखो मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में इसको लिख दिया, तो ये फॉर्मूला इधर पे आ गया। अब जो भी चीज आपको गिवन होगी वो आपको पुट करनी है, जो भी गिवन नहीं होगी वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, तो इस फॉर्मूला से आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना। तो जब भी हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी भी सल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा हमेशा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, वही सेम चीज है। देखो सबसे पहले समझो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर जिसपे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो अभी तो हमने कहा कि अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट गया ना, यानी कि अब ज्यादा टाइम लगेगा उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने में, क्योंकि वेपर प्रेशर तो घट चुका है, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही चीज है, बस सिंपल। ठीक है, देखो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है मेरे पास सॉल्वेंट, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, जैसे पानी ले लो तो ये पानी की बात हो रही है। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी, तो उस केस में देखो कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, ये TB, पहले क्या था T0B, अब TB हो गया। TB क्या है, ज्यादा है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस को डेल TB करके हम डिनोट करते हैं, विच इज TB माइनस T0B। क्यों, क्योंकि TB क्या है, बड़ा है ना, TB इज ग्रेटर देन T0B, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है, बढ़ गया है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया है। ठीक है, ऑल्सो ये जो हमारे पास चेंज है इसको हम क्या कह रहे हैं, एलिवेशन ना। सो ये जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्मॉल m के, विच वाज मोलैलिटी। ठीक है, जब प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है, तो यहाँ पे आता है Kb, और ये Kb होता है हमारा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स को फर्दर हम मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये WA जिसको हमने पहले M डैश से डिनोट करा था, अभी मैंने W ही लिख दिया है। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट, और ये हमेशा kg में ही आएगा। ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा बन गया है जो हमको याद रखना है। Kb की यूनिट पूछी जाती है तो भैया कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल TB अपॉन M ना, तो ये क्या है, टेम्परेचर ही तो है, तो टेम्परेचर की हो जाएगी केल्विन, और नीचे क्या है, मोलल, तो यहाँ पे K पर M हो जाएगा। या फिर मोलैलिटी की क्या होती है, मोल पर kg, तो kg ऊपर चल जाएगा ना, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो ये दोनों इसकी क्या है, SI यूनिट्स है। समझ में आ गया, सिंपल है। थर्ड है हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब वही चीज है, जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड करोगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आता है, यानी कि वो डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारे सल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं ना, वो रास्ते में आ जाते हैं और वो जो हमारा सॉल्वेंट है उसको फ्रीज होने नहीं देते हैं, तो ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आएगा। सो दिस हैपेंस बिकॉज सल्यूट पार्टिकल्स रास्ते में आ जाते हैं ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स अरेंजिंग देमसेल्व्स इनटू अ सॉलिड। सो जो सोल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर पे फिर फ्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनिशियली क्या था, T0F था मेरे पास टेम्परेचर। ठीक है, बट अब जैसे ही मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया, यानी कि वो एक सोल्यूशन बन गया, तो कितना हो गया मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट, TF हो गया। तो यानी कि घट गया ना, डिप्रेशन आ गया। सो यहाँ पे डेल TF क्या होगा, T0F माइनस TF, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, डिप्रेशन आया है, यानी कि पहले वाला ज्यादा था अब कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के।
यहाँ पे भी जो कांस्टेंट आता है वो KF होता है, इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक या फिर मोलर डिप्रेशन, वो क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज है, m का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। SI यूनिट यहाँ पर भी सेम रहेगी। ठीक है, उसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे थे, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर है सिर्फ, बट उससे पहले हमें ऑस्मोसिस तो समझना पड़ेगा, और ऑस्मोसिस से पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है। डिफ्यूजन का सिंपली मतलब है पानी लिया, इंक डाल दिया, डिफ्यूज हो गई, खुल गई, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, सिमिलरली आपने कहीं अगरबत्ती जलाई, ठीक है, पूरे कमरे में जो है उसकी खुशबू फैल गई, सो दैट इज व्हाट डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता है कि जो पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, खुद से जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई से लो जब वो मूव कर रहे हैं सो दैट हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो जाए। जैसे आपने इंक डाली, वो एक ही जगह पे है, अब वो मूव कर रही है, सो दैट इक्वली वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सो दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑस्मोसिस में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मेनली हम जैसे वाटर की बात करते हैं, ठीक है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में। तो क्या मैम डिफ्यूजन का उल्टा होता है ऑस्मोसिस? नहीं, दे बोथ आर द सेम प्रोसेसेस ओनली। यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम सल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट किसका हो रहा है? पानी का। पानी तो हाई से लो ही जा रहा है, यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो तो जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका? सॉल्वेंट का, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही मूव कर रहे हैं ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बट जब हम उसको सल्यूट के बिहाफ पे देखते हैं या उसके तरीके से देखते हैं तो सल्यूट कम होगा। देखो एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे एक मैं दूसरा ही स्लाइड ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, इधर पे क्या है? 1 2 3 सल्यूट, इधर पे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सल्यूट है। अच्छा ये छोड़ो, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हम समझ गए हैं बस। ठीक है, कि ये हमारे पास सल्यूट है। अब देखो हम पानी ले लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? सल्यूट कम है। सल्यूट कम है तो क्या ज्यादा होगा? सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी कि पानी ज्यादा होगा। यहाँ पे सल्यूट ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 ही ऐसे ऐसे बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा पानी बना रखा है, ज्यादा सॉल्वेंट बना रखा है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है, यानी कि मूवमेंट इधर से इधर होगा, है ना। किसका हो रहा है मूवमेंट? पानी का। तो पानी तो अल्टीमेटली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रहा है ना। ठीक है, पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जहां ज्यादा है वहां से वो लो पे जा रहा है। बट सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो कम सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है। समझ में आ गया? इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि हम कि ऑस्मोसिस में कहां से जा रहा है? वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट का मतलब यही तो है जहां सल्यूट कम है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब यही तो है जहां सल्यूट ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली दोनों सेम प्रोसेसेस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मूवमेंट है ये हमेशा एक SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, जबकि डिफ्यूजन में SPM की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, ये हम समझ गए। जो पानी है जब रेजिन में, किशमिश में जाता है, जब हम पानी में उसको रख देते हैं तो वो भी ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। या फिर अगर जो किशमिश है आपने उसको शुगर सोल्यूशन में डाल दिया है और वहां पे वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो वो भी किस वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो सॉल्वेंट मूव कहाँ कर रहा है? लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जहां ज्यादा सॉल्वेंट है से उस साइड में जहां पे हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि सॉल्वेंट कम है। ठीक है, समझ गए हो गया? आई होप अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो इसको एक बार खुद से वापस से रिकॉल करो, सोचो कि मैंने क्या बोला था और उसको खुद से फिर पढ़ाओ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो ऑस्मोसिस तो समझ गए हैं कि इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो जहां पे प्योर सॉल्वेंट है वहां पे सल्यूट तो है ही नहीं, तो लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ही तो हाई में जाना है ना। सो
इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और हमने कहा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में जा रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में, या लो सल्यूट से हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, या हायर सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट में जा रहा है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, तो इसको हम सिंपली ऑस्मोसिस कह रहे हैं। अब आता है एक टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और दिस इज द प्रेशर जो हमें अप्लाई करना है सॉल्यूशन के साइड, सो दैट ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है यानी कि मूवमेंट हो रहा है किसका, पानी का, सॉल्वेंट का, ये रुक जाए। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर जो कि हम अप्लाई करते हैं सोल्यूशन में, सो दैट ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है ये रुक जाए, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू MRT होता है। M क्या है? मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं आएगी यहाँ पे मोलैरिटी आएगी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, हमने पुट कर दिया, V को इधर भेज दिया, तो पाई V इक्वल्स टू दिस इंटू RT, यही हमारा N है ना, तो पाई V इक्वल्स टू क्या आ गया? NRT। सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दिस आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू NRT, याद है क्लास 11th में पढ़ी थी। R क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी आपके पेपर में, यू जस्ट हैव टू पुट इट हियर एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप यार ये समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स आते हैं जिनमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये क्या होते हैं? तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस, हमारे पास दो ऐसे सोल्यूशन हैं जिनमें ना सेम सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। मान लो ये एक इधर चला गया तो ये एक इधर आ जाएगा, ये एक इधर चला गया तो ये एक इधर आ जाएगा, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं है। ठीक है, नेट क्यों कहा? क्योंकि जा सकते हैं, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, बट कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। ये नहीं कि इधर 4 थे तो 2 इधर चले गए, नहीं, 2 इधर है, 2 इधर है, वो अपनी अपनी जगह ही है। एक इधर जा रहा है तो ये एक इधर आ जा रहा है। ठीक है, सो देयर इज नो नेट मूवमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो दोनों ही सोल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक, इसको याद करना हिप्पो से, हिप्पोपोटामस बहुत मोटा होता है ना, तो यहाँ पे भी मोटा होता है, यानी कि स्वेल हो जाता है कुछ। अब क्या होता है देखते हैं। तो देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। हमने कहा था लोअर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ही तो हायर सल्यूट में जाता है ना ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो इधर से उधर मूवमेंट होगा, हम ये समझ गए हैं। तो यहाँ पे रेजिन का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ और वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आपने किशमिश को पानी में रखा तो क्या हुआ? देखो, किशमिश के अंदर तो बहुत कुछ है ना, मीठा हो रहा है तो उसमें कुछ सॉल्ट्स होंगे, कुछ शुगर होंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ है, यानी कि वहां सल्यूट है, सल्यूट ज्यादा है। बाहर पानी है, क्या उसमें कुछ भी सल्यूट है? नहीं। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ? लोअर सल्यूट से हायर में ही जाएगा, है ना। तो यानी कि पानी अंदर चले जाएगा रेजिन के। रेजिन कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, हिप्पो जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो। कौन? क्या रेजिन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन? नहीं, जो पानी है वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसका जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है कम है, तभी तो पानी चला गया रेजिन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने किशमिश ली और अब आपने बाहर पानी नहीं रखा, प्योर पानी नहीं रखा, आपने शुगर सोल्यूशन रख दिया। अब बाहर क्या है? बाहर भैया हमारे पास हायर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। मूवमेंट कहाँ से होता है? लोअर से हायर में ना, सल्यूट की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है, यानी कि जो पानी है, अब रेजिन के अंदर से बाहर आ जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो अब रेजिन कैसी हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी ना। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है? जो हमारा शुगर सोल्यूशन है, दैट इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर पूछा जाता है कि जो रेजिन है वो फूल क्यों जा रही है पानी में, या रेजिन सिकुड़ क्यों जा रही है शुगर सोल्यूशन में, तो आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो जी हमारा ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है मैं देख लूं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। वेरी सिंपल, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था? प्योर सॉल्वेंट मूव कर रहा था टूवर्ड्स द सोल्यूशन, यही हो रहा था। अब उल्टा हो जाएगा। और कैसे होगा? देखो, यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है सोल्यूशन के टूवर्ड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, नॉर्मली क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ये हमारी SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना सोल्यूशन साइड है ना, इस सोल्यूशन में प्रेशर लगाएंगे, और वो प्रेशर होना चाहिए पार्शियल प्रेशर, सॉरी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा जब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगी ना, तो अब क्या होगा,
इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है यानी कि पानी है वो मूव करने लगेगा टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। तो अब उल्टी चीज हो गई ना, अभी तक ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट मूव कर रहा था प्योर सॉल्वेंट की ही साइड से सॉल्यूशन के टुवर्ड्स, है ना। अब क्या हो गया, सॉल्यूशन के साइड से मूवमेंट हो रही है, तो उल्टा हो गया ना, इसीलिए इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस तभी हो सकता है जब हम सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर लगाएंगे विच इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लगाया तो जो ऑस्मोसिस है वो रुक गया, बट जब उससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे सो नाउ देयर विल बी मूवमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ ऑस्मोसिस। समझ में आ गया, ठीक है जी। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी है, इसका यूज हम करते हैं इन द डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाटर प्योरिफिकेशन कैसे होता है या डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर कैसे होता है। तो देखो ये मेरे पास सोल्यूशन है, ये सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है जिसमें सॉल्ट भी एडेड है। तो अब क्या हुआ, अब जो प्योर पानी है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया, तो मुझे इधर पे प्योर पानी मिल गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे विच इज एबनॉर्मल मोलर मास। देखो जो मोलर मास कैलकुलेट होता है ना इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, हम अभी इतने सारे फॉर्मूलाज निकाले हैं तो वहां पे हम मोलर मास भी तो निकाल रहे हैं ना। तो जो मोलर मास आता है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से वो मैच नहीं करता है विद द ट्रू मोलर मास, यानी कि जितना नॉर्मल मोलर मास हमारे पास होता ही है, जो हमें पता ही है ना, जैसे हमने अभी निकाला ना इसका, तो ये हमारा ट्रू मोलर मास हो गया। बट जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं वो दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहे हैं, है ना। तो सेम नहीं आ रहे हैं तो हमने कह दिया एबनॉर्मल, यानी कि नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो इधर पे गड़बड़ है। ये गड़बड़ होती क्यों है आखिरकार, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मोलर मास कम है तो उस केस में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। क्यों, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशन है ना, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है कम तो मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास अगर कम है तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो इनका क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इस केस में देखो अगर मोलर मास ज्यादा है तो कम पार्टिकल्स हैं, कम पार्टिकल्स हैं तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, क्योंकि हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो अगर मोलर मास ज्यादा तो पार्टिकल बनेंगे कम, पार्टिकल बनेंगे कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी कम। यानी कि जो मोलर मास है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनका भी आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इन दोनों का जैसे इनवर्स रिलेशनशिप है ना वैसे इन दोनों का भी इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास की पढ़ी और हमने ये भी देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास की। तो यहाँ पे ना वॉन्टॉफ ने एक अपना फैक्टर निकाला, वॉन्टॉफ फैक्टर। उन्होंने कहा ये ऐड करना जरूरी है इन दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तभी जाके जो हमारा मोलर मास है ना वो सेम आ पाएगा। अब देखो ये एबनॉर्मल मोलर मास इसलिए भी डिफरेंट होता है क्योंकि कई बार एसोसिएशन हो रहा होता है, कई बार डिसोसिएशन हो रहा होता है सॉल्वेंट में, तो उसकी वजह से ये मोलर मास में डिफरेंस आता है। जैसे कि देखो, जैसे कि मेरे पास है NaCl, ठीक है, अब देखो ये NaCl आयनाइज होगा, Na+ और Cl- बनाएगा, तो यहाँ पे आयंस 2 हो गए, तो विच मीन्स सल्यूट नॉट सल्यूट, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है हमारे पास ये क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। हाँ सल्यूट ही है ये, ठीक है, तो यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए हमें एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके जो मोलर मास है वो हमारा सही आ पाएगा। ठीक है, वो वॉन्टॉफ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं एंड इट इज द रेशियो, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। जैसे कि यहाँ देखो कितने पार्टिकल्स बने आफ्टर डिसोसिएशन, 2, पहले कितने थे, 1, तो यहाँ पे वॉन्टॉफ फैक्टर कितना आएगा, 2/1 यानी कि 2 आएगा। ठीक है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये जितने फॉर्मूला थे ना इन सब के आगे आपको I लगा देना है, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी जाके जो मेरे मोलर मास की वैल्यू है वो सही आ पाएगी, अदरवाइज एबनॉर्मल ही आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी। ठीक है, ऑल्सो इट इज द रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड जो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो ऊपर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ गया है ना, जो कि नीचे आया था यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर ऑब्जर्व था तो यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आया है। ठीक है, तो आई थिंक यार ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
I हमेशा 1 से ज्यादा होता है डिसोसिएशन में, क्योंकि देखो ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स बन रहे हैं। एसोसिएशन में हमेशा ये लेस देन 1 होता है, और अगर इक्वल्स टू 1 है तो ना ही कोई एसोसिएशन हुआ है ना ही कोई डिसोसिएशन हुआ है, तो हमारी वैल्यू सही आएगी इस केस में, ठीक है। डायरेक्टली हमें कोई वॉन टू फैक्टर ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है। एंड एसोसिएशन के लिए होगा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है I-1 अपॉन 1/N-1, N जो है जो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आई होप वॉन टू फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी है, फिर भी यार अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, या मे बी मैंने कुछ जल्दीबाजी में कुछ और बोल दिया हो, तो आपको कंफ्यूजन हुई हो, तो आप लोग मुझे सिंपली कॉमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प को मेंशन करके पूछ सकते हो कि मैम आपने यहाँ पे ये बोला है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। वैसे मैम मत ही बोलो, मुझे दी ही बोलो, दैट इज गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को इस चैप्टर की समझ में आ गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।